नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है देवरिया लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी। नमस्ते सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद एक तो स्पेस देने के लिए। हम यहाँ पर जागृति सेंटर पे खड़े हैं जो इस बरगद के पेड़ के नीचे है। इस बरगद की कहानी बताएं तो ये कहा जाता है कि 200 से 300 साल पुराना बरगद का पेड़ है और यहीं से जागृति की शुरुआत हुई थी। तो सर इस इंटरव्यू की शुरुआत भी इसी बरगद के पेड़ के नीचे से करते हैं कि जागृति का आइडिया और ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जो हमारे देश के जिले हैं, इनमें आप जो कार्य कर रहे हैं, इसकी आइडिया कहाँ से आया और इसकी प्रेरणा क्या थी? इसकी प्रेरणा ये पेड़ ही था, क्योंकि मैं भी टीयर 3 जिले देवरिया में पला बड़ा। मेरे पिताजी आर्मी के अफसर थे, तो मैंने यहाँ पर काफी किताबें पढ़ी बचपन में, और इस डालियों में झूला भी। तो जब प्रेरणा ऐसी मिली कि ऐसा सुनहरा जगह है, ऐसे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकांश भारत इन पे तवज्जो नहीं देता है। अधिकांश भारत मेट्रो सिटीज के पीछे भागता रहता है। और टीयर 2 टीयर 3 जिले में 240 ऐसे जिले हैं जहाँ पर 60% भारत रहता है। 800 करोड़ लोग रहते हैं। 80 करोड़ लोग रहते हैं, 800 मिलियन। तो 80 करोड़ लोगों के बीच में हम लोग कैसे उद्यमिता का प्रवाह करें, कैसे उनको जागृत करें, इसीलिए जागृति का गठन हुआ। और जागृति यात्रा 16 साल पहले चली, जिसमें हम लोग पूरे देश का भ्रमण करते हैं। यहाँ आते हैं, इस वटवृक्ष के नीचे आशीर्वाद देते हैं एक दिन के लिए, एक रात फिर यहीं रहते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं। तो मुख्यतः इसका जो एक प्रेरणा थी, छोटे गांव शहरों से मुझे मिली, जहाँ पर प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन उपलब्धियां कम हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो कैसे हम लोग आने वाले अमृत काल में इन एक समूह को जागृत करें और उनको उद्यमिता से आगे बढ़ाएं, यही लक्ष्य है जागृति का भी। और कुछ हद तक इसकी शुरुआत इसी पेड़ से हुई। आपने अमृतकाल की बात कही, जिसमें मैं आपकी किताब पढ़ी थी जो अभी लेटेस्ट बुक है अमृतकाल का भारत, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया। मैंने उसे हिंदी में पढ़ा था और जागृति यात्रा के बारे में और आप जो इन जिलों में काम कर रहे हैं उसके बारे में मुझे उसी किताब से पता चला। तो सवाल यह है सर कि 16 साल से ये यात्रा चल रही है, हर साल आप करीबन 500 लोगों को लेकर एक ट्रेन में जाते हैं। तो इसके चैलेंजेस क्या है, क्योंकि इतने बड़े लोग को इतनी लंबी जर्नी पे ले जाना, और मैंने उसमें पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली अर्थ के सरकमफ्रेंस के दुगना आप ट्रैवल कर चुके हैं इस 500 लोगों के साथ ट्रैवल में। तो इसमें मेन कठिनाइयां क्या आती है? इतने लोगों को ले चलना, उनको संभालना, उनका खान पान की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था, उनका ट्रैवल, ये बहुत सारी चीजें आती हैं जो मतलब कंफ्यूज करती है, परेशान करती है। तो इसका क्या मतलब कैसे आप ये हैंडल करते हैं? एक तो यह है कि जो मैंने ओरिजिनल आइडिया 16 साल पहले बतौर संस्थापक जागृति यात्रा का, उसमें एक एलिगेंट, मतलब एक बहुत साधारण आइडिया ये थी कि क्या ट्रेन में ही रात को सो के और दिन में किसी जगह जाएं और वहां पर उद्यमियों का अध्ययन करें, ताकि प्रेरणा उससे मिलती है। मेरा ये मानना है कि जैसे जो हम लोग लिखाई पढ़ पढ़ के करते हैं कि क्लासरूम में मास्टर ने कुछ पढ़ा दिया, उससे अध्ययन जो भी होता है उसमें उतना अनुग्रहित नहीं होता है। जब आप एक्सपीरियंस करके करते हैं कोई चीज, तो उससे बहुत ज्यादा अनुग्रहित होता है। तो इसलिए जब हम लोग जाते हैं किसी भी महापुरुष के पास, जैसे अरविंद आई केयर में गए, तो वहां पर अरविंद आयर की कहानी सुनी, तो उससे हम लोग को बहुत ज्यादा इत्मीनान होता है कि हम भी उद्यमी बन सकते हैं। तो इसका ये लक्ष्य था कि हम लोग प्रेरणादायक लोगों से मिले। तो उसके जो कठिनाइयां जो बता रहे हैं आप, उसमें 300 लोग अन्यथा 500 लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, जिसमें कि कुछ हमारे केटरिंग का स्टाफ होता है 130 का, उसमें सिक्योरिटी स्टाफ होता है करीब 75 का, उसमें अन्य लोग होते हैं जो कि हमारे टीम के होते हैं। तो 800 लोगों को लेके 8000 किलोमीटर हर साल भ्रमण करना मामूली बात नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है और हम लोग की टीम का ये बहुत बड़ा एक श्रेय जाता है कि हम लोग एकदम साफ सुथरे तरीके से इसको 16 साल से कर रहे हैं। 2 साल जब डिजिटल हम लोग करना पड़ा कोविड की वजह से, उसमें भी हारे नहीं, हम लोग रुक सकते थे, एक उदाहरण के तौर पे। और कुछ हद तक सबसे प्रेरणादायक स्थल यही स्थल है, क्योंकि जब आप 500 लोग यहाँ आते हैं, इस वटवृक्ष के नीचे अध्ययन करते हैं, इनकी डालों को छूते हैं, तो उनको असली भारत से साक्षात्कार होता है। कई जो लोग बड़े शहरों से होते हैं बहुत प्रेरणादायक होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। कई जो छोटे गांव शहरों से होते हैं, उनको भी उत्तर में इस छोटे से गांव से बहुत प्रेरणा मिलती है। और उसी के सौजन्य से अब हम लोग अगला उद्यम केंद्र बना रहे हैं। तो ये सही बात है, संघर्षमय है, लेकिन ये भगवान का सौजन्य है कि हम लोग 8000 किलोमीटर 3 बार हम लोग परिक्रमा कर चुके हैं पूरे विश्व का, एक तरह से 500 लोगों को लेके हर साल। तो वो बहुत ही रोमांचक है। और मैं अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार भी यात्रा चल रही है, 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक है। आप लोग आवेदन दीजिए, अभी भी आवेदन खुले हुए हैं www.jagritiYatra.com पे। उसमें कोई शिक्षा की प्रणाली नहीं होती है, जो भी आता है उसको सिर्फ 5 प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि आप अपने देश के लिए क्या किया, क्या करना चाहते हैं, उद्यमिता के लिए क्या करना चाहते हैं। और जहाँ जो भी आएगा उसमें, क्योंकि 20-22 हजार लोगों ने पिछली बार आवेदन दिया था, उसमें 500 लोग ही चयन होते हैं। जो भी आता है और जो भी आएगा उसकी कायाकल्प हो जाएगी, क्योंकि
जब 500 लोगों के साथ आप 8,000 किलोमीटर पूरे देश में भ्रमण करते हैं तो बहुत एक अच्छा अनुभव मिलता है। वो आपको जीवन भर आपको एक तरह से सार्थक रहेगा। सर ने जो लिंक बताया उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। सर आपने ट्रैवल के बारे में बात करी। हमारे हमारे तरफ जो पूर्वांचल का एरिया है उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं घुमक्कड़। ठीक है कि हम घुमक्कड़ बहुत है, घूमना पसंद करते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब, और मैंने कई और लोगों को भी सुना है इस बात पे कि युवा जो है उसको घूमना बहुत जरूरी है, ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, खासकर हमारा देश देखना बहुत जरूरी है। तो आपके हिसाब से ट्रैवलिंग ऐसा क्या करती है एक इंसान के जीवन में, जो मतलब हमेशा कहते हैं कि आप ट्रैवल करके आओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो वो क्या एक्सपीरियंस होता है, ऐसे क्या मिलता है कि जो ट्रैवलिंग मतलब एक इंसान का चरित्र और उसका सोच सब बदल सकती है? 3-4 चीज मिलती है। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश, पूर्वांचल तो है ही क्योंकि पूर्वांचल सांस्कृतिक धरोहर देश की, लेकिन वैसे ही हमारा देश घुमक्कड़ों का देश रहा है, लेकिन पूर्वांचल खास कर रहा है। और इसमें बहुत पहले से जो तीर्थ का हमारा एक जैसा एक होती थी हम लोग की, हम लोग तीर्थार्थी हैं और तीर्थ से पूरा देश परिभाषित है। एक हार्वर्ड की लेखिका है, हार्वर्ड की लेखिका डायन एक, उन्होंने एक किताब लिखी है द सीक्रेट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उन्होंने उसमें एक फ्रेज कहा है कि मच बिफोर इंडिया वाज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट्स एंड किंग्स एंड एम्परर्स, इट वाज डिफाइंड बाय द फुटस्टेप्स ऑफ इट्स पिलग्रिम्स। हम अपने तीर्थार्थियों के पद चिन्हों से परिभाषित हैं। अगर मान लीजिए रामेश्वरम में आज जाएंगे आज, तो वहां भी आपको ऐसे स्थान मिलेंगे जहां पर राम की पूजा होती है, और वो बहुत आदिकाल से चलती आ रही है। अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे, चाहे आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठ धाम उन्होंने स्थापित किए थे, तो जैसे 4 धाम की यात्रा होती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जाते हैं। तो तीर्थ हमारे एक तरह से संस्कृति का एक अंग है, और इसी के होते होते हम लोग पूर्वांचल में खासकर, क्योंकि यह संस्कृति की धरोहर है, रामचंद्र जी यहीं से निकले, बुद्ध भगवान यहीं ट्रैवल करते रहे, कबीर भी यहीं पर आ गए, अन्य लोग जैन भगवान भी यहीं पर पास पावन नगर में ही थे। तो ऐसे जो तीर्थार्थी हैं जो कि पूरे देश भर में बल्कि विश्व भर में बुद्धिज्म चला गया, वो भ्रमण से ही होता है। एक तो ये विषय है। दूसरा ये है कि नवयुवकों को भारत देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी तीर्थ पे जाता है तो हिल जाता है। अगर आप घर में रहते हैं तो हिलते नहीं, जब आप हिलते हैं तो आप खुलते हैं, जब हिलते हैं तो खुलते हैं, क्योंकि जब आप हिल जाते हैं तो आपकी मानसिक चक्षु थोड़ा खुल जाता है, आप और लोगों को और आराम से देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। यही यात्रा में भी होता है, जो थोड़े अपने संकुचित भी होते हैं वो भी खुल जाते हैं, हिल जाते हैं, इमोशनली जल जाते हैं। तो इसके साथ एक बहुत रोमांचक परिस्थिति बनती है जब आप लोग अन्य लोगों से और आत्मीयता से मिलते हैं। और तीसरी चीज यह है कि तीर्थ या कोई भी यात्रा आपकी पिलग्रिमेज और बैगेज को छोड़ के जाना पड़ता है। आप छोटे से कमरे में यात्रा में ट्रैवल करते हैं, एक 7x4 का 5 का कमरा है, मतलब हमारा कंपार्टमेंट है, उसमें आप 7 लोगों के साथ अगर जीवन यापन करेंगे तो आपको अपने बैगेज छोड़ना पड़ेगा। तो बड़े बड़े बैग लेके आता है तो समझता है उसको नहीं, आधे बकेट से हम लोग बात ले लेते हैं। तो आपको जिंदगी में ये तीर्थ सिखाता है कि बहुत बड़ा संसाधन से जीवन नहीं होता है, जीवन तो यात्रा ही है। और यात्रा के होते होते हम लोग अपने बड़ी बड़ी चीजें छोड़ के एक नए जीवन की तरफ बढ़े। तीर्थ यही सिखाता। तीर्थ का मतलब ही है क्रॉसिंग, अ न्यू क्रॉसिंग। तीर्थ का मतलब आप किसी चीज को पार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग तीर्थार्थी हैं। इसीलिए मुझे लगता है यात्रा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है पूरे युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को। मैं जब IIM अहमदाबाद जाता हूँ या IT जाता था पहले रिक्रूटमेंट के लिए अपनी कंपनी में, तो मैं अचंभित हो जाता था। मैं ऐसे कैजुअली बोलता था कि मैं जागृति का संस्थापक हूँ, और मान लो 200 लोग होते थे, हर गड़गड़ाहट की तालियां। तो हर जगह जागृति यात्रा की बहुत बड़ी कल्पना। इसीलिए मैं अपने श्रोतकों को फिर बोल रहा हूँ, खास करके देवरिया वालों को, कुशीनगर को, कि आप लोग अवश्य आइए, आवेदन दीजिए। पूरे देश भर में विख्यात है, विश्व भर में विख्यात है, क्योंकि 5 विश्व के उसमें देशों में भी इसका अनुकरण किया गया है। आप लोग अवश्य आइए, यहीं की यात्रा है, देवरिया की यात्रा है, इसी वटवृक्ष से उपजी है। अगर आप लोग इसमें प्रतिभागी नहीं बनेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ कमी है। आप जब बोला कि विश्व भर में हो रहा है, मैंने एक पढ़ा था किताब में कि मिलेनियम ट्रेन यात्रा एक स्टार्ट की गई थी, जो कि पैट्रिक डाउट द्वारा 2009 में स्टार्ट की गई थी, जो जागृति यात्रा से ही प्रेरित थी। सर आपकी किताब को पढ़ते हुए मैंने आज देखा कि 2 जगहों पर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, जो कि है युवा और महिलाएं। महिलाओं को लेकर के आपने अपनी किताब में लिखा है कि महिलाएं एक बैलेंस शीट क्रिएटर है और पुरुष जो है वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। तो सर ये आप इस लाइन से आपका क्या कहना था, उस पर थोड़ा सा। हाँ, बैलेंस शीट मतलब महिलाएं जो है समाज में दूरगामी सोच से कुछ बनाती हैं। पुरुष भी बनाते हैं, लेकिन पुरुष अधिकांश आज की तारीख में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या व्यय कर सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ। महिलाओं की थोड़ी दूरदृष्टि होती है, वो क्रिएटर्स होते हैं, नेचुरल क्रिएटर्स होते हैं। और उनमें ये होता है कि अगर 100 रुपये महिला को दे तो अपने बच्चे के पालन पोषण में, उसकी दूध में, उसके खाने में, उसके पोशाक, कई चीजों में, उसके वस्त्र में, उसमें अगर पुरुष को ही भाई 100 रुपए दे दीजिए, तो मेरे पुरुष बंधु बुरा ना माने,
लेकिन ये सिद्ध हो गया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से कि 20-30 रुपए तो पान बीड़ी तंबाकू में चला जाएगा। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ महिलाओं का उत्थान, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि महिला अबला है, महिला सबला है। अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो देश के निर्माण के लिए काम करेगा। नेचुरल क्रिएटर्स होते हैं, और यहाँ भी मैंने देवरिया कुशीनगर में भी देखा है, जब भी महिलाओं को हम लोगों ने कुछ प्रोत्साहन किया है तो बहुत भारी पैमाने पे उन्होंने उद्यम लगाए हैं, दूर की सोची है, हर समय धन संग्रह वो करते हैं। पुरुष अधिकांश धन व्यय करते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि कई पुरुष बैलेंस शीट बिल्डर्स नहीं है, लेकिन अगर मैं औसतन देखूं तो मैं समझता हूँ महिलाओं में बहुत बड़ी वो है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, वो बैलेंस शीट इसलिए बिल्ड करती हैं क्योंकि वह क्षेत्र में रहती हैं। पुरुष वर्ग क्या करता है, खासकर पूर्वांचल का, जैसे उसको जॉब की फिक्र पड़ी तो पुणे मुंबई चला गया, कोई टैक्सी ड्राइवर का जॉब कर रहा है, कोई इसका जॉब कर रहा है। महिलाओं को विवश होकर यहीं रहना पड़ता है, और इससे बड़ा फायदा होता है क्षेत्र को, क्योंकि महिला की ऊर्जा अगर यहाँ रहती है तो एक सृजनात्मक ऊर्जा यहाँ रहेगी, इससे हमें बहुत फायदा होगा। उसको कैसे संग्रहित करें, उसको कैसे प्रोत्साहित करें, उसको कैसे निर्भीक करें, ताकि वो निकले घर से और अपने समाज के लिए और उद्यमिता के लिए काम करे। तो इसमें दो सवाल मेरे आपके इस पे आए। पहला ये कि आपने किताब में भी लिखा हुआ है कि शायद महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि जो राष्ट्र महिलाओं के समर्थन से नहीं चलता वो एक टांग पर चल रहा है, ये आपकी किताब में मेंशन था। और दूसरी चीज ये कि आपने भी बात की कि जैसे जब पुरुष को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई जॉब मिला, तो वो बाहर के शहरों में जाता है, क्योंकि एक ठीक भी है, क्योंकि जो बड़े शहर है, जो स्टैब्लिश्ड है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। क्या यही एक समस्या है ब्रेन ड्रेन की भी, जिसको आप किताब में मेंशन करते हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या साइंटिस्ट हैं जो बाहर जाते हैं, नासा चले गए, सर्न चले गए, बड़ी लेबोरेटरीज हैं जो बाहर यूएसए वगैरह में है, जर्मनी में है, चीन में है। तो ब्रेन ड्रेन की समस्या भी क्या यही है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बेटर सैलरी एक तरह से कह सकते हैं, या बेटर लाइफस्टाइल के लिए लोग भारत छोड़ रहे हैं, और इसका क्या नुकसान पड़ रहा है, आज हमारे देश को क्या झेलना पड़ रहा है? देखिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज तो भारत में भी हैं, लेकिन शायद हम लोग अपने युवाओं को उस अपॉर्चुनिटी से अवगत नहीं करा पा रहे, क्योंकि हम लोग अभी भी बड़े शहरों में ही रह के, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मैं आईआईटी दिल्ली का छात्र रहा हूँ। आईआईटी दिल्ली में 200 एकड़ का कैंपस था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 साल में रहा बीटेक करने के लिए, एक ही दिन मुझे मेरे किसी प्रोफेसर ने असली भारत का दर्शन कराया। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ नहीं आता था उस बीच में, या मैं बाहर नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने, हमारे हीटिंग वेंटिलेशन और कूलिंग के प्रोफेसर थे, मेरे गुरु हैं पीएल धर, वो हमें ले गए एक बार एक होटल में, उन्होंने वास्तविक भारत दिखाया कि भाई ऐसी हीटिंग वेंटिलेशन कूलिंग होती है। अन्यथा हम लोग वही लेबोरेटरी में थ्योरेटिकल चीजें पढ़ के सब लोग यूनाइटेड स्टेट्स का स्वप्न देखना शुरू कर देते थे, इसलिए क्योंकि 200 एकड़ के कैंपस में हम लोग एक तरह से सीमित रह गए। हमें असली भारत को दिखाना चाहिए। मुझे काश मुझे जागृति यात्रा जैसे यात्रा में जाने का अवसर मिलता तो मैं असली भारत को देखता, उसकी चुनौतियों देखता। मतलब अपने गांव में मेरी चुनौतियां थी, लेकिन मैं अपने गांव को अपना घर समझता था, इसलिए मुझे ऐसी चुनौती नहीं दिखी, तो बाद में दिखी जब मैंने आज यहाँ पर आया, तो मैं राजनीति में आया। इस प्रकार से अगर हम लोग, दो प्रकार की चीजें, अगर हम लोग अपने यंग लीडर्स को असली भारत का दर्शन कराएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस भारत में रहने की चेष्टा करेंगे। हमने दर्शन ही नहीं कराया तो वो स्वप्न देख के यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। दूसरी बात ये भी सही है कि उद्यमिता में उतना अभी उस समय जोर नहीं था, अब जोर हो रहा है। तो आज की तारीख में आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ, अधिकांश लोग आईआईटी के बाहर नहीं जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आज की तारीख में हम लोग यहाँ भी रह रहे हैं। और मेरी यही कल्पना है कि देवरिया और कुशीनगर में भी इस प्रकार की प्रक्रिया हो कि अधिकांश लोग यही रहे, लेकिन 10-15% लोग बाहर जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ब्रेन ड्रेन नहीं, उसको ब्रेन वापस गेन भी हो जाता है। लेकिन पहले के समय में आईआईटी से लगभग 40-50% लोग बाहर ही आ रहे हैं, और आज की तारीख में पूर्वांचल से 40-50 युवा बाहर ही आ रहे हैं। तो फिर युवा अगर यहाँ वर्ग नहीं रहेगा तो ऊर्जा नहीं रहेगी, यहाँ पर एनर्जी नहीं रहेगी। इसीलिए यह केंद्र हम लोग ने बनाया, इसीलिए हम लोग पलायन को रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ लोग जाएंगे बाहर, लेकिन हम लोग अपने स्वावलंबन से अपने पूर्वांचल को बहुत उपलब्धियां हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, यहीं पर रोजगार दिलवाएं, स्वरोजगार दिलवाएं। ये सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर नौकरी बहुत कम है, तो स्वरोजगार से बहुत नौकरी हम लोग किया है और करेंगे। तो ये तो अपॉर्चुनिटीज की बात हो गई। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक डॉक्टर आए हुए थे, वो शायद यूरोप के किसी कंट्री में काम कर रहे थे, वो इंडियन ही थे, बट वो वहाँ किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम इंडिया नहीं आना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ बढ़ रही है। एक चीज होती है कि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, जैसे एक क्राइम एक एस्पेक्ट है, या फिर कोई चीज अगर आप, जैसे उद्योग में एक समस्या आती है कि आप उद्योग करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार से या ब्यूरोक्रेसी से तमाम तरीके की परमिशन लगनी होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं और भी हैं जो कि एक सोशल या सामाजिक इशू है। अपॉर्चुनिटीज को अगर हम साइड में भी रखें, तो क्या एज अ गवर्नमेंट, या फिर वही है कि हम हर चीज में सरकार को ब्लेम करना शुरू करते हैं, क्या एज अ समाज, एज अ सोसाइटी हम बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं, जिससे अगर कोई हिंदुस्तानी जो बाहर चला गया है वो वापस आना चाहता हो, तो उसे ये समस्याएं जो वो दिन प्रतिदिन फेस करता हो कि
गंदगी हो गई या फिर ट्रैफिक हो रहा है, यहाँ लोग ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो सोशल इश्यूज हैं। तो ये क्या समाज एज अ सोसाइटी हम अगर कम करना चाहते तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं वापस आए, तो तीन चार उसको हम लोग को एक तरह से दलीलें देनी चाहिए। एक तो ये भविष्य, यहाँ पर अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए, यूरोप को देखिए, यूरोप बढ़ा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स बुरा होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत द्वंद्व चल रहा है, जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ। कई तनाव है, सामाजिक तनाव है, कुछ हद तक रेस का भी तनाव आ रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ वहाँ वाली चीजें बहुत अच्छी हैं। यहाँ तक देखिए, अगर यहाँ पर हमारी समृद्धता की जो सत्य वो बढ़ रही है, अभी नहीं उतनी है। भाई किसी भी माँ को अगर बच्चे को एक नादान छोटा सा देख के उसको छोड़ दिया जाए, तो वो तो माँ का ख्याल नहीं होता। हमें तो दूरगामी देखना है, ये बच्चा बढ़ रहा है, अच्छी तरह बढ़ रहा है, और बढ़ाना है, और भारत माता को आगे ले जाना है। इसके विषय में कई लोग ये सोच रहे हैं भविष्य यहाँ पर। मैं अपने आईआईटी फ्रेंड्स को भी देखता हूँ, वो भी कभी मुझसे बात करते हैं कि नहीं भैया, भविष्य तो यहाँ पर भी है और यहाँ की संस्कृति में। दूसरी चीज, हमारा मापदंड क्या है? मापदंड ये है कि भाई हमें भौतिक अर्थ चाहिए। तो ठीक है, आप $50,000 की सैलरी वहां कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप सामाजिक अर्थ चाहिए, आपको सांस्कृतिक अर्थ चाहिए, कई चीजें यहाँ पर लोग को बाहर मिल नहीं पाती है। समाज में शक्ति यहाँ पर, परिवार में शक्ति यहाँ पर, भगवान में शक्ति यहाँ पर। ऐसी शक्तियां जो बाहर जाता है वो क्षुण हो जाती है, वो एकदम क्षीण हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो तीसरा चीज है कि देखिए, सामाजिक समस्याएं यहाँ पर भी हैं, लेकिन हमें पता लगाना चाहिए कि 200 साल की गुलामी के बाद कभी 75 साल ही नहीं है। उसके बाद 200 साल गुलामी का मैं थोड़ा आपको इतिहास बताता हूँ। जब गुलाम हुए तो उसके पहले हमारी 20% जीडीपी थी। यहाँ पर इस वट वृक्ष ने उसे देखा है, 300 साल पुराना है। और उसके बाद जब वापस हम लोग आजादी मिली तो हमारी जीडीपी 3% हो गई। इतना शोषण हुआ हमारा। ठीक है, कुछ कह सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शायद यूरोप को कुछ फायदा हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से नहीं फायदा, गुलामी से हमें नुकसान हुआ। अगर हम गुलाम नहीं होते तो हम लोग अब गुलामी से छुटकारा पाए। अभी हमारी जीडीपी 4 या 5% होने वाली विश्व की, यही वटवृक्ष देख रहा है उसको उत्थान को। मुझे पूरा विश्वास है विकसित भारत में और अमृत काल में हम लोग इसको वही 20% तक ले जाए। 20% शायद न जा पाए इस सत्र में, 10% जा सकती है। तो इस विकास की दर में अन्य लोग यहाँ सहभागी होंगे तो उनको एक अलग अर्थ मिलेगा, अलग मीनिंग मिलेगी, जिसमें बढ़त में होता है, जिसमें सांस्कृतिक शक्ति को आगे ले जाके चलना पड़ता है। लेकिन समग्र रूप से अगर आप देखेंगे तभी आपको ये डिसीजन यस नो में होगा। अगर आप देखेंगे नहीं, 50,000 सैलरी, मैं जर्मनी में डॉक्टर हूँ, और या $50,000 की सैलरी, और यहाँ पर मान लीजिए $5,000 ही मिल रहा है, तब आप आकलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के पास रहें, आपके बच्चे शिष्टाचार से रहें, एक तरीके का होलसम डेवलपमेंट वही है कि हम हमेशा एक प्रोग्रेस के का मापदंड हमेशा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है तो वही प्रोग्रेस का मापदंड है। जहाँ की हमारी संस्कृति जो रही है वो ऐसी रही है जो इंडिविजुअलिज्म और कम्युनिटी, इन दोनों के बीच का बैलेंस रहता है। और वहाँ यूरोपियन सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा ध्यान देती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की आप कितना कमा सकते हैं, सेल्फ प्रोग्रेस। जहाँ पे जिस वजह से हम देख रहे हैं कि यूरोप या फिर वेस्टर्न कंट्रीज आज परिवार का जो मूल है उसको भूल चुके हैं, जो अभी तक हमारे संस्कृति में है। परिवार ही नहीं, पर्यावरण भी भूल चुके हैं। आज की तारीख में जो 2 युद्ध हो रहे हैं, एक इसराइल में हो रहा है और एक यूक्रेन में हो रहा है, ऐसा युद्ध तो हमारे संस्कृति में कभी देखा ही नहीं हुआ। हम समरसता के साथ जीना चाहते हैं, हम पर्यावरण को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। क्यों? ये वटवृक्ष जीवंत है, क्योंकि यहाँ के लोग इसको पूछते हैं। हमने कभी पर्यावरण प्रहार नहीं किया। जो आज की तारीख में पूरे विश्व भर में जो वैश्विक जो बहुत एक बड़ी समस्या आ रही है, प्लानिटरी क्राइसिस है, उसका कारण हम नहीं, उसका कारण पाश्चात्य सभ्यता है। और उसको भी अब रियलाइज हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो ऐसे लोग वापस आ रहे हैं उनको मैं प्रोत्साहित करूंगा, जो श्रोता भी हैं, कि आज की तारीख में भारतीय आधुनिकता को कैसे हम बढ़ाएं। भारतीय आधुनिकता में ये पोशाक है, अपनी चीजें करिए। अगर आज धोती पहन के निकल जाए गर्मी में, आपको बहुत गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि धोती हमारे लिए अनुकूल है। हम लोग पैंट सूट पहन के निकलते हैं, उसका क्या मतलब है? हम लोग ऐसे अंधाधुंध अनुकरण कर लिया सब चीज का। आइए मिलजुल के एक आधुनिक भारतीय संस्कृति का निर्माण करें, जिसमें बरगद का पेड़ भी रहे, पर्यावरण भी रहे, समाज भी रहे, कम्युनिटी भी रहे, फेथ भी रहे, फैमिली भी रहे। इस प्रकार से हम लोग एक नई रेनेसांस की तरफ चल रहे हैं, नई क्रांति की तरफ चल रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही मैंने एक जगह सुना भी था कि आदमी हमेशा चाहता है कि औरत हमेशा साड़ी पहने, लेकिन खुद धोती पहनने से कतराता है। सर, आपने एक बहुत अच्छा एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है किताब में, जो कि यूएसए के फ्रीडम मूवमेंट और भारतीय फ्रीडम मूवमेंट ने आपने कंपैरिजन किया कि कैसे उनकी स्वतंत्रता के 75 साल के बाद का समय और हमारे फ्रीडम के 75 ईयर्स के बाद का समय कहीं ना कहीं कुछ मूल्यों पर सेम रहा है। तो इस पे आप कुछ बताएं, मतलब क्या ये मेरा ये मानना है कि जब हमारी स्वतंत्रता मिली तो उस समय जो अंग्रेजों ने बड़ी
मतलब जिसे कहते हैं अनप्लैंड वे में हमारा पार्टीशन किया। सिरिल रैडक्लिफ आए 1947 में, उनको मालूम ही नहीं था, पहली बार आए थे भारत में, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कहाँ विभाजन करना है, कैसे करना है। माउंटबेटन जल्दबाजी में थे, उन्होंने करवा दिया तुरंता में 5 लाख लोग मर गए, 150 लाख लोग विस्थापित हुए, 15 मिलियन पीपल बस डिस्प्लेस बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। मतलब विश्व के इतिहास में इतना बड़ा शायद मूवमेंट हुआ ही नहीं। और इतने मतलब 200 साल अराजकता से शोषण करके ये लोग भागे यहाँ से, और उसमें उन्होंने कुछ निश्चय नहीं किया। उसकी वजह से, पार्टीशन की वजह से, पहले तो पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मान लीजिए हुआ भी तो उसको सजो कर करिए, आपने ठीक ठाक करिए, देख के करिए कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। वो जल्दबाजी में निकल गए। इसके होते होते जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोगों में शंका थी कि देश क्या एकाग्र रहेगा। हमारे फाउंडिंग फादर्स में, चाहे वो उस समय नेहरू थे, चाहे वो गांधी थे, चाहे पटेल थे, चाहे अन्य लोग थे, अम्बेडकर भी थे, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, मेरा मानना है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी तो उसके आसपास बहुत तनाव था। तो उन्होंने मूलभूत कोई बदलाव नहीं लाया। जो पहले औपनिवेशिक व्यवस्था थी, कॉलोनियल व्यवस्था थी, वही चलती आ रही है और वही चलती आई। यह हम लोग का एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से, कमजोरी थी स्वतंत्रता क्या। लेकिन ऐसी ही कमजोरी, जैसे कि मैंने किताब बताया, यूनाइटेड स्टेट्स को करना पड़ा। क्या कमजोरी उनकी थी कि वहां पर स्लेव ओनर्स थे। उन्होंने बोला ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, लेकिन अगर ऐसा था उनके संविधान में तो क्यों नहीं कालों को उन्होंने, जो ब्लैक्स थे उनको क्यों नहीं राइट्स दिया, वोटिंग राइट्स नहीं दिया। लेकिन उसने नहीं दिया क्योंकि उस समय भी उनके पास जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे वो स्लेव ओनर्स, वॉशिंगटन स्लेव ओनर, जेफरसन स्लेव ओनर, कुछ और स्लेव ओनर्स। तो मैं समझता हूं उन स्लेव ओनर्स को हटना पड़ा 75 साल बाद, तब जाके लिंकन का उत्थान हुआ। हमारे यहाँ भी वो औपनिवेशिक संस्था के जो लोग थे, जिनकी जीवन में ही ये था कि हम अंग्रेज बनना चाहते हैं, क्षमा चाहता हूँ, आदरणीय नेहरू जी आधा तो अंग्रेज थे, सब जानते हैं। उनके पिताजी वहां से अपने पजामा कुर्ता वहां से धुलवा के यहाँ लाते, ब्राउन साहेब थे। ठीक है, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री थे तो उनकी आलोचना नहीं करूंगा, उन्होंने भी देश के लिए किया। लेकिन मैं समझता हूं कि कई ऐसे लोग उसके बाद निकले जो कि वही कॉलोनियल औपनिवेशिक व्यवस्था से ही घिरे रहे। अब 75 साल बाद एक ऐसा व्यक्ति उठा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, जो उस परिवेश से निकला, छोटे गांव शहर से आता है। उनकी मानसिकता अलग, उनकी सोच अलग। उसने साधारण व्यक्ति को देखा है, उसने साधारण व्यक्ति को जीवन को जाना, ऐसे गांव के परिवेश में रहा, उसने आके बदलाव की प्रक्रिया करी। तो वो 75 साल बाद ही हो पाया। उसके पहले जो भी आए उनके पास उतनी क्षमता नहीं थी। लिंकन के पहले जो भी आए क्षमता नहीं थी कि उसको हिला दे, एलिटिज्म को हिला दे। जेफरसन और वॉशिंगटन और क्विंसी एडम जोन्स का जो एक एलीट था ना, उसको हिलाने की क्षमता जैक्सन से आई। जैक्सन ने थोड़ा धक्का मारा, उसके बाद लिंकन ने किया। यहाँ पर भी मोदी जी ने बहुत बड़ा धक्का मारा, उस व्यवस्था को स्थापित कर दिया। तीसरी बार हमारी सरकार बन गई है और अच्छी तरह चल रही है। इस प्रकार से हर गणतंत्र को देखना पड़ता है कि जिस प्रकार की सोच उसकी जन पे होती है, उस पहले फाउंडिंग जनरेशन को हटना ही पड़ता है, तब जाके दूसरी जन होता है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने मन के जो विचार हैं वो अपने जीवन में बदलना बहुत मुश्किल है। सर, एक टर्म यूज होता है, खासकर हम ही यूज करते हैं, हमारे शायद पूर्वांचल बिहार के करने में होता है, जो कि अब शहरों तक भी जा रहा है, जहाँ पे इस कस्बे या इस इलाके से आने वाले लोगों के साथ एक टर्म जुड़ता है, देहाती। ठीक है, ये देहाती है सर। देहाती को मैं एज अ स्लैंग नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं एज अ उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये देहाती माइंडसेट है क्या, ये जो उनकी एक इनोसेंस कह लीजिए, या फिर एक टर्म, एक सोच जुड़ जाती है उनके साथ कि देश दुनिया की खबरें या फिर जो तेजी से बढ़ रहे उनके बारे में अनजान है। तो क्या ये मानसिकता जो गांव के लोगों में, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, थोड़े से कम शिक्षित हैं, जो सॉर्ट ऑफ देहाती मानसिकता उनके साथ जोड़ दी जाती है, क्या ये मानसिकता एक तरीके की हिंड्रेंस है उनकी प्रोग्रेस को लेकर के, या एक तरीके का ये पॉजिटिव साइन भी बन सकता है जिससे वो प्रोग्रेस कर सकते हैं आगे? इसमें देखिए, जो मानसिकता बड़े शहरों की है, जो नॉन देहाती मानसिकता है, वह पाश्चात्य सभ्यता से उत्प्रोत है। उसमें क्या आपका है कि अगर आप मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं, तो उसका क्या पर्यायवाची है कि आप पैंट शर्ट पहनते हैं, आप अंग्रेजी झाड़ते हैं, आप बड़े शहरों में रहते हैं, आप न्यूक्लियर फैमिली बन गए हैं, आप भगवान को बहुत नहीं मानते हैं, आप थोड़ा बहुत मतलब पार्टी करते हैं, और इसको फैशनेबल माना जाता है कि भाई ये एक फैशनेबल। भाई मॉडर्न और वेस्टर्न के बीच की फाइन लाइन नहीं बन पाती है, जहाँ पे मॉडर्न होने के साथ साथ हम वेस्टर्न होते जाते हैं। तो ये जो एक तरह से हम लोग को घेर लिया गया है टीयर 1 और मेट्रो जिलों में, पाश्चात्य सभ्यता ने और पाश्चात्य मॉडर्निटी ने। देहाती मेरे हिसाब से, और इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो भी धोती पहन के चला जाए मुंबई वो अच्छा ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि
देहात की जो सभ्यता में एक संस्कृति है, वो संस्कृति किससे परिभाषित है? परिवार से परिभाषित है, समाज से परिभाषित है। आज की तारीख में सामाजिक बहुत एक तरह से हम लोग पे प्रेशर भी होता है, अपेक्षा भी होती है। एक तरह से हमारे फेथ से परिभाषित है, एक तरह से पर्यावरण से परिभाषित। और ये देहाती मानसिकता ही भारतीय आधुनिकता को आगे ले जाएगी। भारतीय आधुनिकता अगर हमें बनानी है तो वो वहां से नहीं आएगी, टीयर 1 टीयर 2 से, टीयर 1 और मेट्रो से नहीं आएगी। उनको तो कब्जा कर लिया पाश्चात्य आधुनिकता ने। अगर मॉल पे आप नहीं जाइए, मॉल नहीं बनाई तो आप आधुनिक नहीं। हमने जो अपना केंद्र बनाया उसमें अभी आधुनिकता है, लेकिन भारतीय आधुनिकता, उसमें कॉलोनियल थिंकिंग नहीं। हमारे लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कम्युनिटी के साथ बैठे, सत्संग करें। हमारे लोग क्या चाहते हैं? तीर्थ पे जाएं। हमारे लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पर पर्यावरण के साथ मिलकर खेती करें। जो खेती में भी आज चल रहा है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग कैसे करें, वो भी देहाती मानसिकता का ही, उसका जो काट है वो देहाती मानसिकता है। कैसे हम लोग अपने मान लीजिए उपज में थोड़ा गोबर डालें, इन सब चीजें करें, कीटनाशक चीज ना उतना यूज करें। तो मेरे हिसाब से एक बैक टू बेसिक्स वाला जो कल्चर हमारा है, ये हमारे देश के लिए ही प्रासंगिक नहीं, कई ऐसी संस्कृतियां हैं अफ्रीका में, जापान में, जो इस संस्कृति को अपना रहे, चाहते हैं कि देहाती वास्तविक भारत, और जो ये अंग्रेजी झाड़ने वाले पैंट शर्ट पहन के अपने आप को मॉडर्न बताते हैं, ये नकली भारत। ये हमें बताना पड़ेगा लोगों को, ताकि हमारे देहात में भी एक ऊर्जा जागृत हो। और उसी के साथ साथ हम लोग कैसे अपने देश में एक नई आधुनिकता का निर्माण करें। उसका एक छोटा सा उदाहरण देते हुए विराम देता हूँ। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा को हम लोग मैथ्स और प्रोग्रामिंग से कैसे जोड़ें। ये अगर हो जाएगा, संस्कृत सबसे संगठित भाषा है, तो उसमें कई ऐसी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा। ये नहीं कि संस्कृत महान भाषा थी, ऋग्वेद लिखे गए थे, यजुर्वेद लिखे गए थे, हमें उसमें नया शोध करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो देहाती मॉडर्निटी को आगे ले जाने के लिए सिर्फ कुर्सी में बैठ के ऐलान करना कि हम महान देश थे 200 साल 2000 साल पुराने, गलत। मेरे हिसाब से हमें परिश्रम करके अगले 25 साल में, अमृतकाल में, एक नए देहातीपन को मॉडर्निटी से जोड़ा जाए, भारतीय मॉडर्निटी जोड़ा जाए, इससे सबको संबंध मिलेगा। एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस का हम मिश्रण करें अपने जो हमारे पुराने जो भी चीजें चल रही थी, है संस्कृत हो गया या पुराने कुछ भी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें हम आगे के आज के साइंस के साथ उसका एक मिश्रण करें। साइंस भी है बट अन्य चीजें भी हैं, साइकोलॉजी भी है, कुछ सोशल साइंसेज भी हैं, कुछ और चीजें हैं। उसमें भी कब्जा अंग्रेजी वालों का ही है, जो वेस्टर्न आधुनिकता है, जिसका मूलभूत स्रोत कार्टेशियन मॉडर्निटी है। कार्टेशियन मॉडर्निटी बोलता है ये ग्लास है, मैं शशांक हूँ, मैं इसके ऊपर आक्रमण करके इसको पी लूँ। हमारी मानसिकता में क्या, ये ब्रह्म भगवान है, हम और ये क्लास जुड़े हुए हैं। और आइंस्टाइन ने भी यही कहा। तो हम लोग अगर अपनी आधुनिकता में जाएंगे, अपने आध्यात्म में जाएंगे, लेकिन उस पर बैठे ना, उसको नवाचार करें, सिर्फ साइंस में ही नहीं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विरासत भी और विकास भी, दोनों की जरूरत है। विकास में स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था, उनको पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, उन्होंने टेस्ला के साथ एक डिनर किया था न्यूयॉर्क में, निकोलाई टेस्ला, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। तो उसमें भी आप देखिए कि विवेकानंद जैसा गुरु, उसने मतलब आधुनिकता को भी अपनाया और अपनी विरासत को छोड़ा नहीं। दोनों चीज की आवश्यकता है। बदलते परिवेश के साथ हम भी चीजें धीरे धीरे बदलें। सर अब थोड़ा चलते हैं इसके बारे में, मध्य वर्गीय परिवार, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज और उद्योग। आपने सर मेंशन किया है कि कैसे भारत एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर नहीं है, एक डायमंड हीरक आकार है, जहां पर टॉप पर एक बहुत ही जो टॉप क्लास लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा हिस्सों में मध्य वर्गीय बैठा हुआ है और कम हिस्सों में जो मध्य वर्गीय से नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, वैसे बैठे हुए हैं। तो हीरक ढांचे के बारे में आप थोड़ा सा बताइए सर, इसके बारे में। हाँ, एक प्रहलाद से, सीके प्रहलाद, उन्होंने बहुत पहले किताब लिखी बॉटम ऑफ द पिरामिड, फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट करने के लिए लोगों ने उसको बेस ऑफ द पिरामिड कर दिया, बॉटम उनको ठीक नहीं लगा। लेकिन वो पिरामिड शब्द ही गलत है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि 20 साल पहले से हमारा जो आकार है देश का, अधिकांश लोग गरीब नहीं है, कुछ अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब नाम अमीर हैं, और कुछ गरीब की संख्या करीब 40 करोड़ है। ना तो गरीब ना तो अमीर, उसको इमर्जिंग मिडिल क्लास कहूंगा, मिडिल क्लास नहीं कहूंगा, उससे थोड़ा बहुत इमर्जिंग मिडिल क्लास है। वो 80 करोड़ है। और जो मेरे हिसाब से भारत की अवधारणा में अमीर है, वो करीब 20 करोड़। तो 140 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है, तो अधिकांश लोग ना तो गरीब है ना अमीर है, यही इमर्जिंग मिडिल है, यही मिडिल ऑफ द डायमंड है। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड से मिडिल ऑफ द डायमंड, और मिडिल ऑफ द डायमंड भी एक बहुत आकांक्षी शब्द है। डायमंड, मैं उसको चमकाऊंगा, बॉटम ऑफ द पिरामिड। अरे भाई, तुम बॉटम में चले जा रहे हो, तुम समझते हो सब चीज, तुम जानते हो, वहां पर मिडिल डायमंड हर व्यक्ति 80 करोड़ अपनी क्षमता से आगे बढ़ सकता है। तो इसमें फैक्चुअली भी राइट है और इमोशनली भी राइट है।
और इसके होते होते जैसे देवरिया कुशीनगर जैसे टीयर 3 जिले हैं, या गोरखपुर जैसा टीयर 2 जिला है, या मान लीजिए आप कई ऐसे जिले हैं, 240 जिले हैं 760 जिलों में से, जहाँ पर यह मध्य वर्गीय भारत अधिकांश रूप से रहता है, 80 करोड़ लोग रहते हैं। और अगर उन जिलों पे हम फोकस करेंगे जैसे हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हम लोग बहुत जल्दी ही देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में काम कारगर हैं। सर, मध्य वर्गीय परिवार में आमतौर पर सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, जो होता है कि जैसे माँ बाप आज मोस्टली ये होता है कि जो माँ होती है वो गृहिणी होती है, पिता बाहर कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं, और बेटे या बेटी के भविष्य को लेकर के सबसे बड़ी उनकी चिंता ये होती है कि जॉब सिक्योरिटी एक चीज आती है। जॉब सिक्योरिटी को लेकर के सबसे पहले लोग उनकी नजर जाती है सरकारी नौकरी की तरफ। यूपीएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी, एसएससी एग्जाम्स, बाकी जितने भी सीएचएस वगैरह हो गए एग्जाम्स होते हैं, कि सरकारी नौकरी करो और जीवन आसान हो जाएगा। बहुत, मैं 100% नहीं कहूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी ऐसे लोग भी होते हैं जो इन नौकरियों के पीछे इसलिए जाते हैं कि देश का भला और ब्यूरोक्रेसी को बेटर करना तो एक एस्पेक्ट है ही, बट जो जॉब सिक्योरिटी होगी, जैसे सरकारी नौकरी है तो पेंशन होगी, जॉब से नहीं निकाला जाएगा, बहुत होगा तो तबादला कर दिया जाएगा, मतलब आपकी एक सिक्योरिटी होती है। ऐसे परिवेश में ऐसी मानसिकता, मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छी मानसिकता है या बुरी मानसिकता है, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता, ऐसी मानसिकता में आप कहना चाहते हैं कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में उद्योग को लाया जाए, एंटरप्राइज, उद्यमिता, यानी कि बिल्डिंग इंडिया थ्रू एंटरप्राइज, जो आपकी किताब का सब टाइटल भी है। तो ऐसी मानसिकता में और उद्योग में, उद्यमिता में एक चीज ये भी होती है कि रिस्क फैक्टर, क्योंकि आप कुछ नया उद्यम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो छोटे स्तर पर है, बड़े स्तर पर है, तो उसमें रिस्क फैक्टर तो आता है कि क्या पता ये होगा या नहीं। तो इस मानसिकता में जहां रिस्क फैक्टर इतनी बुरी तरीके से देखी जाती है, जहां जॉब सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें आप इस मानसिकता को कैसे बदलना चाहेंगे कि ये चीज बदले और उद्यम में लोग ज्यादा आगे बढ़े? तो मैं थोड़ा कंपैरिजन, चलिए एक तरफ ले लीजिए हम लोग सरकारी नौकरी का क्या रिस्क, दूसरी तरफ ले लीजिए हम लोग उद्यमिता में क्या रिस्क। अब कंपैरिजन करके देखते हैं कि कहाँ सही कहाँ गलत है। क्या ये अवधारणा हमें अंग्रेजों ने पढ़ा के चले गए कि भाई नौकरी करो, नौकर बन जाओ, उद्यमी बनो तो मैनचेस्टर की जो मिलें हैं उस पर प्रहार हो जाएगा, अगर उद्यमी बनो तो हम जो चीजें तुम्हें बेचना चाहते हैं, जिसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो पाएगा। ये मानसिकता भर दी गई 200 साल की, और पूर्वांचल में खासकर भर दी गई। तो लेकिन कितने आईएएस अफसर बनते हैं साल में? 250। कितने आईपीएस बनते हैं? 150। आईएफएस कितने होते हैं? 100 के, उससे भी कम होते हैं। तो मिलजुला के जो नेशनल सर्विसेज में उसको बहुत खींचेंगे तो 1000 से 1500 लोग यहाँ के तहसीलदारी मुश्किल देखे, इतनी बड़ी जनसंख्या में। मैं तो आईआईटी दिल्ली का छात्र रहा हूँ, मैंने तो देखा है जिया सराय में कितने लोग 10-10 साल तक तैयारी करते हैं और फिर असफल रहते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पर नवीकों से पूछता हूँ भैया क्या कर रहे हैं, पिताजी से पूछता हूँ, पिताजी बड़े गर्व से बोलते हैं तैयारी कर रहे हैं। कितने साल? 4 साल, 5 साल। तैयारी में क्या सफलता का अंश होगा आप जानते हैं। मान ली 500 ऑल इंडिया सर्विसेज सीट है, 1000 ले लीजिए, यूपी में मान लीजिए 10,000 है, मान लीजिए कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करें, ये भ्रांति है। सबसे बड़ा रिस्क यही है। मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं, और 12th क्लास फेल जैसी मूवीज इस रिस्क को और बढ़ाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप लोग जिया सराय में लाखों रुपए देके कोचिंग सेंटर्स को इंडस्ट्री बन गई है, वहां पर वेट करके आप सिर्फ सरकारी उसमें तो रोजगार यहीं पर खड़ा कर दिए हैं, तो आप रोजगार के लिए मारामारी मत करिए, आप रोजगार श्रोता निर्माता बनिए, उसको देखिए मत। एक तो ये विषय। दूसरा विषय ये है कि दोस्तों, सरकार में मैं भी एमपी, लेकिन सरकार में जो जाता है वो बाध्य हो जाता है, कई चीजों में बाध्य होता है। इसलिए ये मत समझिए कि अगर आप सरकार में, आपके पिताजी ने बोला आपकी नौकरी सिक्योर है, तो आपका जीवन आनंदमय हो। अगर आपको जीवन में आनंद आना है तो संघर्ष उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संघर्ष ऐसा नहीं कि आप अपने आप ही संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष में अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो आपको एक प्रकार की नौकरी मिलेगी, अनेक अन्य प्रकार की नौकरियां अवेलेबल है, उसके साथ उद्यमिता अवेलेबल है। आप और चीजों को भी एक्सप्लेन करें। देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के सबसे अच्छे लोग सरकार में जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बाबा गोरखपुर के पहले डीएम थे, तो मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां ब्यूरोक्रेसी के लोग बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यह बहुत रिस्की कार्यक्रम। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप उद्यमी बनिए, इसमें थोड़ा सा पहले परिश्रम करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप जाके एग्जाम या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको निकलना पड़ता है, क्षेत्र में देखना पड़ता है क्या समस्याएं हैं,
क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, टीम बनानी पड़ेगी, अकेले नहीं चलिए, 2-3 लोग साथ लेके चलिए। जागृति जैसी संस्था है उसमें आप आइए, आप लोग चयन करें, अन्य संस्थाएं उसमें जाइए, आपको सहायता मिलेगी। सरकार बहुत मुद्रा लोन दे रही है, तो इसमें भी रिस्क कम है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर एक और चीज़ है, तीसरी चीज़, एक तो आपकी मानसिक आपको विश्वास मिलेगा, तीसरा है कि आप स्थानीय रहेंगे, आप कहीं के मणिपुर में नहीं पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। हर दिन मुझे ट्रांसफर के लिए लोग आते हैं, मैं तो बोलता हूँ अगर आप यहाँ पर उद्यमी होते तो यहाँ पर 10 लोग रोजगार देते, यहीं पर आप लोग रहते। तो मैं आपसे आग्रह है कि रिस्क इसमें नहीं है, उतना नहीं जितना आप जानते हैं। हमें पढ़ा दिया गया है नौकर बनिए, इसलिए हम लोग 200 साल से नौकरी के ही पीछे। देवरिया क्षेत्र के सांसद हैं, तो सर हम जैसे पिछली बार हमारे टर्म में ये हुआ था कि जैसे बहुत सारे स्कीम्स निकालते थे लोग, उसमें से ये था कि कई कई सांसद एक गांव गोद ले रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं जैसे। तो आपके अब आपके टर्म में क्या 3 या 5 बड़े मुद्दे होंगे या बड़े तरीके होंगे? जैसे आपने एक स्टार्ट किया जो मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल पे देखा था कि सांसद शिकायत पेटी, जहाँ पे आप खुद उसको खोलते हैं और शिकायतों को दर्ज करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। तो ऐसे क्या 2-3 तरीके हैं जो जिससे आप प्रोग्रेस को? तो ये है कि सांसद का सर्वप्रथम दायित्व होता है कि जनसंवाद करें, लोगों से मिले जुले। मैं उसको शिकायत पेटिका तो नहीं कहूंगा, उसको सुझाव पेटिका। सुझाव पेटिका, ठीक है। लोग ऐसे हैं जो कि सुझाव भी अच्छे दे रहे हैं, 2-3 बहुत अच्छे सुझाव आए। तो अगर संवाद रहेगा, जब मेरे से डायरेक्ट लाइन से लोग जुड़ेंगे, मेरे बीच में कोई और नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई किसी चीज में मेरी ही खराबी है या मेरी टीम की खराबी है, तो अवधारणा उसको करें। इसलिए ये सुझाव पेटिका बहुत अच्छा प्रयास है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हर संडे, आज भी शाम को मैं लोगों के साथ संवाद कर रहा हूँ 15 मिनट के लिए। देवरिया की बात सांसद के साथ प्रोग्राम मेरा चलता है, और उसी के साथ साथ मैं भ्रमण कर रहा हूँ। कल ही मेरा देवरिया नगर मंडल में भ्रमण हुआ, मैंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करी और उससे मीटिंग करी। हर दिन सुबह मैं जन सुनवाई करता हूँ 8 से 9 के बीच में, जब भी यहाँ रहता हूँ शुरू हुई। इस हिसाब से मैं पहला जो आप प्रश्न, जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रोजगार स्वरोजगार बढ़े, और उसके लिए जो जागृति कर रही वो तो अलग विषय है, लेकिन आज की तारीख में सरकार में कई ऐसी व्यवस्थाएं जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और उसके बाद तीसरा है कि कुछ ऐसे बड़े उद्यम भी लगवाना चाहता हूँ जिसमें क्षेत्र का फायदा हो, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग का है, ऐसी चीजें। तीसरा, मैं थोड़े 2-3 बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें सफलता मिले, हो सकता ना मिले, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन प्रयासरत हूँ। आप लोग निजी स्तर पे, कम्युनिटी स्तर पे, परिवार के स्तर पे आदरणीय मोदी जी के आह्वान को स्वीकार करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका सांसद इस क्षेत्र को अगले 5 साल में चमका दूंगा। लेकिन आपकी ऊर्जा के बिना ये बहुत बहुत कठिन होगा, आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसीलिए जनसंवाद में मैं भी कहता हूँ कि आप मुझे कुछ आवेदन दे रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको कुछ आवेदन दूंगा। कल मैं गया था 2-3 जनसुनवाई में, तो 2-3 लोगों ने एक छोटी सी बात कहती है, अपनी वाणी को राम देता हूँ। किसी व्यक्ति ने बोला कि प्लास्टिक फ्री देवरिया होना चाहिए, तो मैंने उसी लड़के को बोला, आप आइए मेरे कार्यालय में, 10 लड़कों को लेके आइए, आप उस मुहिम की शुरुआत करिए, हम आपकी मदद करेंगे। मेरा किरदार जामवंत का, उस लड़के का किरदार हनुमान का, उसमें छुपी हुई शक्ति जगाना मेरा काम बतौर सांसद है। मैं यहाँ पर सब पहाड़ उठा लूंगा तो बहुत छोटा पहाड़ उठेगा, पहाड़ ठीक ठाक उठेगा। बड़ा पहाड़ उठाने के लिए हमें असंख्यों हनुमान की जरूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप